सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 237 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओखली का तत्सम रूप होता है। ओखली आप लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोग धान तान कुटते हैं। तो ये ओखली का आपको तत्सम बताना है। तो बता दें हम, जो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन? तो याद रखिएगा सबका नाम। तत्सम, 2 नंबर में तद्भव, ये भव है, तद्भव। 3 नंबर में देशज, 4 नंबर में विदेशज। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज, जिन शब्द का जन्म विदेश में उसे विदेशज। ये हुआ उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद। प्रश्न में बोला गया कि ओखली का आपको तत्सम बताना है। ऑप्शन में दे रखा है उलूखल, ओलूखल, ओखलिका, उल्लिखा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उलूखल। तो ओखली का तत्सम होता है उलूखल, उलूखल। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर देंगे, उल्लिखा मार देंगे कोई, बहुत सारे स्टूडेंट ने। तो याद रखिएगा, तो ओखली का जो तत्सम होता है, ओखली का तत्सम उलूखल होता है। क्या होता है? उलूखल। और तत्सम तद्भव देशज विदेशज किसे कहते हैं वो बता दिए, आप सबको भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि किसमें शुद्ध जो वर्तनी का जो यूज हुआ है उसको आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा चक्षु, ऐश्वर्य, कृतघ्नि, घोषणा। पहली बात बता दी, घोषणा नहीं होता, ये घोषणा होता है। क्या होता है? घोषणा, घोषणा नहीं, घोषणा, घोषणा। उसके बाद कृतघ्नि, कृतघ्नि नहीं होता, कृतघ्न होता है। कृतघ्न जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न बोलते हैं, जो मानता है कृतज्ञ। तो कृतघ्न होता है, क्री आधा पूरा तो फिर आधा घो न, कृतघ्न जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता है। ऐश्वर्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे एक और छूट गया, यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये तीनों गलत था। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन एक चक्षु। चक्षु में शुद्ध वर्तनी का चयन मतलब यूज हुआ है, तो चक्षु सही है। चक्षु किसका पर्यायवाची है पता है ना? आंख का चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। तो याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन ढूंढना था आपको, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बाकी तीनों में गलत था, सही कैसे हुआ वो भी बता दिया, आप इसे भी याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द आपको बताना है। बता दिए, उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसमें आपको देशज चुनना है। इससे पहले तत्सम चुना था, अब आपको देशज चुनना है। ऑप्शन दे रखा थैला, ईमान, हाथ, लालटेन। तो देखिए, देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये थैला। ये थैला देशज है। हम लोग थैला बोलते हैं ना, हम लोग अपने थैला हुआ, पगड़ी हो गया, जो होता है ना, पगड़ी, थैला, लोटा, डोरी, लोटा, पगड़ी, थैला। उसके बाद टांग, ये सब जो बोलते हैं टांग, ये सब देशज शब्द है। ठीक है, ईमान, ईमान आपको लग रहा है ना, ईमान आपको सोच कर लगा विदेशी शब्द है। ईमान विदेश से आया हुआ, विदेशज है ये ईमान। और उसके बाद हाथ, ये हाथ जो है, हाथ ये तद्भव है। किसका तद्भव है? तद्भव, ये हस्त का तद्भव है ना, हाथ। उसके बाद लालटेन, ये लालटेन ये संकर शब्द है। संकर शब्द पढ़े हैं आप लोग? बताते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। तो बता दें, संकर जो शब्द होता है वो अलग अलग भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। इस भाषा से ये लिया, उस अलग अलग भाषा से जो मिलकर बना शब्द होता है उसे हम लोग बोलते हैं संकर शब्द। तो लालटेन हो गया, लालटेन हो गया, छायादार हुआ, फलदार हुआ, सब जितने भी शब्द है सब संकर शब्द है। हाथ बता दिए, हस्त का तद्भव ये तद्भव है। ईमान ये विदेशज है। और थैला ये देशज था। तो आपको देशज ही चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। थैला, पगड़ी, लोटा, डोरी, ये सब देशज है। लुंगी। प्रश्न है, सेवक का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताने में से सेवक का पर्यायवाची किस ऑप्शन में नहीं है। सेवक मतलब जानबे करते हैं क्या? चाकर, नौकर, नौकर चाकर हम लोग इसे बोलते हैं। नौकर, चाकर, दास, सेवक, और क्या होता है? हाँ, तो नौकर, भृत्य भी इसका होता है, भृत्य। उसके बाद इसका और होता है, उसे भी लिख लीजिएगा, परिचारक, परिचारक, दास, नौकर, चाकर, भृत्य, परिचारक, सेवक, ये सब आपस में सिनोनिम है, पर्यायवाची है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, निर्झर। ये सेवक का पर्यायवाची नहीं है,
ये आपको पता ही होगा, ये किसका है, झरना का है। निर्झर किसका पर्यायवाची है, झरना का है, याद रखिएगा। प्रश्न है सुसुप्ति का विपरीतार्थक बताना, उल्टा बताना है। किसका, सुसुप्ति, सुसुप्ति। इसका पहले आपको अर्थ बता देते हैं। सुसुप्ति, सुसुप्ति का अर्थ होता है निद्रावस्था, निद्रावस्था, सोया हुआ अवस्था, निद्रावस्था। इसका उल्टा क्या हुआ, जागा हुआ, जागने का सेंस में होगा। अचेतन है, अचेतन ये चेतन का उल्टा है। देखिए जो पहले नहीं होगा उसको हम छांटते हैं। स्तुति, किसी का आप स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका उल्टा निंदा हो जाएगा। स्तुति का उल्टा निंदा। अचेतन का चेतन। सुप्त, सुप्त मतलब सोया हुआ, मतलब ये इसका सुन्नी हो गया, पर्यायवाची हो गया। सुसुप्ति का पर्यायवाची सुप्त हो जाएगा, है ना। सुप्त का उल्टा क्या हो जाएगा, जागृत, जो जगा हुआ है। तो ये तो पर्यायवाची दिया था। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाए, जागरण। एक तरफ आप बोल रहे हैं निद्रावस्था, सोया हुआ अवस्था, सुसुप्ति, इसका उल्टा जागरण, जगा हुआ, जागना। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो वर्ड था उसका भी हम मीनिंग बता दिए, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिसका उपचार ना हो सके। ये हो गया अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जिसका उपचार ना हो सके उसे हम लोग क्या कहेंगे। अंग्रेजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ऑप्शन में दिया असाध्य, असहाय, उपचारहीन, अउपचार। अब बताइए इसका आंसर। तो जिसका उपचार ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं, असाध्य। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उपचारहीन नहीं मार दीजिएगा। प्रश्न है राम सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए यहाँ बहुत खतरनाक वाला है। इसमें एक बताते हैं सकर्मक क्रिया, आप लोग भूलिएगा नहीं, जितना हम बता दिए उतना सिर्फ माइंड में रखिएगा। एक अकर्मक क्रिया, उसके बाद कभी कन्फ्यूज नहीं होगा सकर्मक अकर्मक। देखिए जिसमें अगर आप प्रश्न पूछते हैं, अगर प्रश्न पूछते हैं, अगर जवाब मिलता आपको, जवाब मिलता है, अगर आपको जवाब मिलता है तो समझिएगा सकर्मक क्रिया है। समझ रहे हैं ना। अगर प्रश्न पूछते हैं जवाब नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगा। अगर प्रश्न पूछते हैं जवाब भी मिलता है तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। बस इसी को याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट को। देखिए राम सो रहा है, क्या आपको आंसर कुछ मिला, राम सो रहा है, आपको जवाब नहीं मिला। किसी को आप पूछ रहे हैं राम सो रहा है क्या, कितना घंटा सो रहा है, क्या कुछ पता चल रहा है, आंसर पता चल रहा है आपको, नहीं, आंसर का पता नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कैसा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, है ना। तो ये तो प्रश्न में था। अब हम अलग से मतलब उदाहरण देते हैं ताकि आप लोग को और भी अच्छा से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जिस तरह देखिए एक हम देते हैं, जिस तरह देखिए लड़का खाता है, ठीक है। हम और एक सेंटेंस लिखिए कि लड़का आम खाता है, लड़का आम खाता है। ये दो सेंटेंस हैं। अब आप बताइए पहला जो सेंटेंस है कौन सा क्रिया है इसमें, लड़का खाता है। इसमें क्या कुछ पता चला, आंसर का जवाब मतलब किसी से पूछे लड़का खाता है, आंसर मिला आपको, नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, लड़का खाता है, अकर्मक। और दूसरा सेंटेंस हम क्या लिखे हैं, लड़का आम खाता है। किसी को पूछेगा लड़का क्या खाता है तो लड़का बोलेगा कि आम खाता है। यहाँ पे आपको जो है ना आंसर मिल गया, जवाब मिल गया, ये सकर्मक क्रिया हुआ। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना, बस आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा कि जिसपे कर्ता का फल पड़े, सकर्मक जो कर्ता ये सब परिभाषा नहीं, इसको याद नहीं रखिएगा। बस जितना हम बता दिए उसी को याद रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। आंसर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। तो यहाँ आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आता है। ओहो, ये तो खतरनाक प्रश्न है। खतरनाक क्या, संज्ञा के स्थान पे आता है। सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, संज्ञा के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आसान था ये, याद रखिएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद, ये सर्वनाम के भेद बताए हम। सर्वनाम के 6 भेद, संज्ञा के कितने, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद। भेद भी याद रखिएगा। प्रश्न है प्रत्येक में उपसर्ग बताना है। तभी से देख रहे हैं प्रत्येक टॉपिक से क्या प्रश्न लेके आए हैं, देख रहे हैं सब अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रश्न है। प्रतिधन एक हो जाएगा प्रत्येक, तो इसमें प्रत्येक में उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, सबको पता है। तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। स्वर संधि वाला शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आप कैसे पता चलेगा कौन स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, इसके लिए आपको इस सब का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। वैसे तो जानते होगे तो मार दे, हम सबका संधि विच्छेद फिर भी बता देते हैं। अभीष्ट,
अभीष्ट आया, अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट हो जाएगा अभीष्ट, स्वर संधि। फिर जानकीस, जानकी धन ईस, जानकी धन ईस, ये भी स्वर संधि। देवीच्छा, देवीच्छा, देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा हो जाएगा देवीच्छा, ये भी स्वर संधि। तल्लीन आ गया खतरनाक खतरनाक क्या बोलेगा? तत धन लीन, तत धन लीन हो जाएगा तल्लीन। आप यहाँ देखिए हलंत आ गया, जब हलंत आ गया तो ये स्वर नहीं रहा, तब ये व्यंजन बन गया। आपको बताना था कि इनमें से कौन स्वर संधि नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, ये स्वर संधि नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हलंत आ गया। समझ रहे हैं ना? अब बाकी चारों का तो हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद तो करिए दिए हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तब ये लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तब। अब वीडियो अच्छा लग रहा था तब भी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।